पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश जारी है और 12 विधायकों ने सिद्धू के घर जाकर उनसे मुलाकात की। न्यूज 18 के चमन पलाने की खबर है कि ये सभी वो विधायक हैं जो सिद्धू के समर्थक माने जाते हैं। इनमें परगट सिंह, बाबा हेनरी, कुलबीर, रजिया सुल्तान शामिल हैं। सिद्धू से मुलाकात के बाद कई विधायकों ने दावा किया है कि कुछ गलतफहमी हो गई है जो आज दूर कर ली जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक बाबा हेनरी ने दावा किया है कि सिद्धू का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। पंजाब में हुई सियासी उठापटक के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, क्योंकि सिद्धू ने पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। एक दो इशू हैगे आ वो गल हो गई आ, असीं बिल्कुल रिजोल्व कर लांगे, कोई इहो जी गल नहीं है। और क्योंकि कई बारी किते मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उन्होंने सॉल्व कर लांगे असीं। There are some issues, एक दो छोटे छोटे issues है जिहदे विच मैनूं लगदा है कि आपस विच जिहड़ा कॉन्फिडेंस सीगा वो ते मैनूं लगदा कि कोई वड्डी ऐसी गल नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू जी का भी एक्सेप्ट नहीं होया हैगा, बट दिस इज एक पार्टी फोरम दे विच ही सारा रिजॉल्व हो जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने सबको चौंकाते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पद संभालने के 72 दिन बाद ही उसे छोड़ दिया। सिद्धू ने ट्वीट करके अपने इस्तीफे की जानकारी ठीक उस समय दी जब पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचने वाले थे। और जैसे ही अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर मौजूद पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। ये संयोग है या सोच समझ के उठाया गया कदम, ये बोलना मुश्किल है, लेकिन जोड़ने वालों ने पंजाब कांग्रेस में आए इस नए तूफान को अमरिंदर के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने भी अमरिंदर सिंह से पहला सवाल सिद्धू के इस्तीफे पर ही पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने अपने उस ट्वीट वाला बयान दोहरा दिया जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले किया था और लिखा था कि सिद्धू एक अस्थिर इंसान है और पंजाब जैसे राज्य में फिट नहीं बैठते। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूं कि अनस्टेबल, तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही। कहा जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब में सब सिद्धू के हिसाब से हो रहा था, लेकिन उनके इस्तीफे से पंजाब से दिल्ली तक कांग्रेस ऐसी हिली कि खुद राहुल गांधी को कोई जवाब नहीं सूझा। सिद्धू के इस्तीफे पर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया हमारा फंक्शन चल रहा है जी, सब देखेंगे। सिद्धू ने वो पद अचानक छोड़ दिया जिसके लिए जुलाई में उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था। ताजपोशी के समय वो मंच पर कैप्टन के सामने खूब इतराए भी थे और क्रिकेट का शॉट मारकर अपनी जीत का जश्न मनाया था, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिके और अपने इस्तीफे से संकेत दिया कि वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। अपने इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा कि किसी भी शख्स के चरित्र में गिरावट समझौते से शुरू होती है और वो पंजाब के भविष्य पर कोई समझौता नहीं कर सकते। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यही नहीं, कैप्टन के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद तो कहा जाने लगा कि पंजाब कांग्रेस में अब सिर्फ सिद्धू की ही चलेगी, क्योंकि सारे फैसले उनके मन मुताबिक हो रहे हैं। लेकिन अचानक सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से नाराजगी मानी जा रही है, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि चन्नी पिछले कई दिनों से सिद्धू को साइडलाइन कर रहे थे और उन्हें किसी सरकारी कार्यक्रम में भी नहीं बुलाया जा रहा था। सिद्धू के इस्तीफे की 6 वजह मानी जा रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह सुखजिंदर सिंह रंधावा को माना गया, क्योंकि उन्हें गृह मंत्रालय सौंपा गया और सिद्धू के करीबी बताए जा रहे कुलजीत नागरा को मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं। खबर है कि सिद्धू राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाने के विरोध में थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके अलावा नाराजगी की एक बड़ी वजह एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बनाना भी माना गया। उड़ती उड़ती खबर यह भी है कि सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, क्योंकि जब सुखजिंदर सिंह रंधावा को सीएम नहीं बनाया गया तो सिद्धू को लगा कि उनके नाम पर सोचा जाएगा, लेकिन उनका यह सपना पूरा न होने पर उन्होंने इस्तीफा देकर गुस्सा दिखा दिया। वैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चरणजीत सिंह चन्नी ने यह जताने की कोशिश भी की कि वो सिद्धू को मना लेंगे। जो सिंह सिद्धू साडे प्रधान है, अच्छे लीडर है। नहीं मेरे नाल गल नहीं हुई। लेकिन मुख्यमंत्री के सब ठीक होने के दावों के बीच सिद्धू के करीबी कहे जाने वाले नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, जिनमें रजिया सुल्ताना का नाम भी शामिल है। वो पंजाब में कैबिनेट मंत्री थीं और सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी हैं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गौतम सेठ और योगेंद्र ढींगरा ने भी इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद अपना पद छोड़ने वाले सबसे पहले शख्स थे गुलजार इंदर चहल, जिन्होंने पंजाब कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ी। वो 21 सितंबर को ही इस पद पर नियुक्त किए गए थे। वहीं चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में मची खींचतान ने विरोधियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया।
कैप्टन और सिद्धू के बीच जो 36 का आंकड़ा है उस पर विरोधी पहले से तंज कसते रहे। ऐसे में सिद्धू के इस्तीफे से वो और खुश हो गए। और अकाली दल ने सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल बोलते हुए पंजाब छोड़ने की सलाह दे डाली। जो सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ चले। आम आदमी पार्टी ने भी सिद्धू पर हमला करने का ये मौका नहीं छोड़ा। इससे ये पता चलता है नवजोत सिंह सिद्धू दलित विरोधी हैं। एक गरीब माँ के बच्चे को मुख्यमंत्री बनता हुआ सह नहीं पाए। वहीं बीजेपी ने दो टूक कहा कि सिद्धू ने हताश होकर इस्तीफा दिया। ये लगना शुरू हो गया सिद्धू ने कि आने वाले 4 महीने बाद भी मेरी दाल जड़ी है वो गलन वाली नहीं है, तो उन्हें ये रिजाइन जड़ा वो कीता है। विरोधियों के वार के बीच पंजाब कांग्रेस में मिलने जुलने का दौर चलता रहा। कहा जा रहा है कि सिद्धू को उनका फैसला वापस लेने के लिए मनाया जा रहा है। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। राजेश कुमार झारखंड जगुआर में सेवारत थे। नक्सलियों की गोली से घायल हुए झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था। राजेश कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एक नक्सली भी मारा गया है। पुलिस को मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के पास से AK-47 और कई हथियार भी बरामद हुए हैं। JJMP के नक्सलियों के खिलाफ एक प्लान ऑपरेशन के तहत हमारी झारखंड जगुआर और CRPF की टीमें निकली थी और उस दौरान ये मुठभेड़ हुई है और हमारा एक नुकसान हुआ है। हमारे बहादुर साथी डिप्टी कमांडेंट श्री राजेश कुमार जो झारखंड जगुआर में डिप्टेशन में थे, उनकी शहादत हुई है। एक नक्सली डेड बॉडी बरामद की गई है और उसके साथ में 7 हथियार जिसमें AK राइफल, 2 स्प्रिंगफील्ड, 2 303 और कंट्री मेड वेपन्स भी रिकवर होने की सूचना है। पटना में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत होने के बाद लोग इस कदर भड़के कि पुलिस के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब बाईपास रोड से गुजरी एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 2 की मौत हो गई और 5 बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद इलाके के लोगों ने कार में सवार लोगों को पकड़ लिया। और जब पुलिस वाले उन्हें छुड़ाकर अपनी गाड़ी में ले जाने लगे तो लोगों ने उनकी गाड़ी को भी घेर लिया। ये सब गलत बात है। गुस्से में तमतमाए लोगों को देखकर लगा कि वो अच्छे बुरे का अंतर ही भूल चुके हैं, क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंकने लगे। यहाँ तक कि एक शख्स तो गाड़ी के शीशे पर डंडे से मारने लगा। हादसे से भड़के लोग यहीं नहीं रुके, उन्होंने गाड़ी में बैठे उन लोगों पर भी हमला किया जिनकी गाड़ी से लोग कुचले गए थे। लोग ज्यादा थे और पुलिस वाले कम। आग बबूला लोगों से निपटने में पुलिस के पसीने छूट गए। एक मौका तो ऐसा आया जब उसकी गाड़ी को आगे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस वालों ने खतरा मोल लेकर गाड़ी में बैठे लोगों को जैसे तैसे उतारा और उन्हें बच बचाकर वहां से ले गए। पुलिस से उलझने से पहले लोगों ने जिस कार से हादसा हुआ उसका हुलिया भी बिगाड़ दिया। कार वाला तेजी वाला लापरवाही से चला के आ रहा था, मार दिया है। जानकारी मिली कि इस हंगामे में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए और पूरे इलाके में तोड़फोड़ के निशान नजर आए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी हुई। जिस वक्त इलाके में ये पूरा बवाल हो रहा था, उस समय वहां मौजूद एक आदमी ने इसका वीडियो बना लिया, जिसमें दिखा कि मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग एक प्लॉट पर पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। इसके बाद तो वो प्लॉट एक अखाड़े में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से ईंटों, पत्थरों और लाठियों से हमले होने लगे। ऐसा लगा कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। सामने आई एक तस्वीर में एक गुट के कुछ लोग दूसरे गुट के एक आदमी को घेरकर बुरी तरह पीटते दिखे। छोड़ दे यार, मरे उड़ जाए यार वो। जानकारी मिलते ही इलाके की पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। FIR की जाएगी और जो भी साक्ष्य एकत्रित होते हैं उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की। इस मारपीट में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि फायरिंग के दौरान इनमें एक आदमी के पेट में गोली भी लगी। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में कोका उगाने वाले किसान एक बार फिर पुलिस से जा भिड़े। वहां राजधानी लापास में कोका किसानों की रीजनल एसोसिएशन की सत्ता के लिए महीनों से संघर्ष छिड़ा है। कोका चाय की तरह एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों से कोकेन भी बनती है और दवाइयां भी बनती हैं। इसी वजह से बोलिविया में कोका का कारोबार खास मार्केट में होता है, लेकिन इस मार्केट की बिल्डिंग पर सरकार के समर्थन वाले एक गुट ने जबरन कब्जा जमा लिया है। और यही है फसाद की जड़।
जिसकी वजह से इतना खून खराबा हो रहा है। और अब तो हाल यह है कि विरोधी गुट के किसानों को हर वो शख्स खटकने लगा है जो उन्हें रोक रहा है। यही वजह रही कि पुलिस भी उन्हें अपनी जानी दुश्मन नजर आने लगी। अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे किसान पहले तो पुलिस पर आग बबूला दिखे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, सब भाग खड़े हुए। लेकिन इस बार पुलिस को जवाब देने के लिए कोका किसानों ने पत्थर नहीं उठाए, बल्कि उनके सिर पर ऐसा भूत सवार दिखा कि वो मरने मारने पर उतरे नजर आए। उन्होंने पुलिस की टुकड़ी पर डायनामाइट से ही हमला कर दिया। इसके बाद तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों की धरपकड़ शुरू कर दी और कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कोर्ट परिसर में वकीलों से उलझने वाले एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी गई। बताया गया कि एक लड़का और एक लड़की शादी करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे, तभी लड़की का भाई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंच गया और वो अपनी बहन को शादी करने से रोकने के लिए पीटने लगा। जब वहां मौजूद कुछ वकीलों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो उन लोगों से भी उलझ पड़ा। इसके बाद तो समझिए कि उसकी शामत ही आ गई, क्योंकि कुछ वकील उस पर ऐसे टूटे कि वो बचने के लिए छिपने की कोशिश करता दिखा। एक के बाद एक कई थप्पड़ उसे जड़ दिए गए। हालांकि उन्हीं में कुछ वकील उसे बचाने के लिए दीवार बनकर खड़े हो गए। इससे पहले पिट रहे लड़के ने वकीलों से छोड़ देने की गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। हालांकि कुछ देर के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया और कुछ लोग उस लड़के को कोर्ट परिसर से बाहर लेकर चले गए। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत इजरायल से 4 नए हेरॉन टीपी ड्रोन खरीदने जा रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि इजरायल के साथ की जा रही इस डील पर साइन हो चुके हैं और इस साल के आखिर तक ये ड्रोन सेना को मिल भी जाएंगे। बताया गया कि शुरुआत में तो इन ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन की सेना पर नजर रखने और उसके ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए किया जाएगा, लेकिन बाद में इन्हें अपग्रेड करके इनमें हवा से जमीन पर निशाना साधने वाली मिसाइलें फिट कर दी जाएंगी, ताकि जंग के मैदान में दुश्मन के ठिकानों का नामो निशान मिट जाए। यानी ये ड्रोन सेना के लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे, जो लगभग 24 घंटे तक आसमान में मंडरा सकते हैं और इनकी कम्युनिकेशन रेंज 1000 किलोमीटर तक। बताया गया कि पहले प्लान इजरायल से 4 हेरॉन टीपी ड्रोन लीज पर लेने का था, लेकिन भारत ने इन्हें खरीदने का ही मन बना लिया। अभी भारत सिर्फ निगरानी या दुश्मन देश की सेना की जानकारी जुटाने के लिए या उसके इलाके के मिलिट्री सर्वे के लिए ड्रोन ऑपरेट करता है। हथियार के तौर पर भारत ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इजरायल के ये ड्रोन खरीदने के बाद भारत की पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। लेकिन अब भारत जंग के मैदान में ड्रोन की अहमियत को समझते हुए अपने ड्रोन का जखीरा बढ़ाने में जुटा है। तीनों ही सेनाएं अलग अलग तरह के ड्रोन के लिए अलग अलग कंपनियों से डील करने में लगी। अभी पिछले हफ्ते ही जब पीएम अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने वहां डिफेंस कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से मुलाकात की थी। जनरल एटॉमिक्स से भारत प्रेडेटर ड्रोन खरीदने पर बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेटर इंजमामुल हक की तबीयत बिगड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद लाहौर के अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे, ताकि उन्हें घर घर जाकर लोगों का डेटा जुटाने में आसानी हो। मैं बधाई देता हूं, अच्छा कार्य करेंगे, सरकार इसको एप्रिशिएट करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह 2 दिनों के दौरे पर पंजाब जाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन वो लुधियाना में कुछ कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो गुरुवार को वहां चुनाव से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए गए एक विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। उन्होंने ये बयान हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। बीजेपी को दिग्विजय सिंह का यह बयान अखर गया और उसने उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं की याद दिला दी। संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन तुष्टीकरण में चचा जान किस तरह से कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वहीं राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया और राज्य के डीजीपी को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय बाल आयोग ने मध्य प्रदेश पुलिस को ये चिट्ठी लिखी है दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर, जो उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में दिया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए।
जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस ऑपरेशन में सेना ने 5 आतंकी ढेर कर दिए, जबकि एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई के बाद सेना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आतंकियों से भारी मात्रा में बरामद हथियार और गोला बारूद दिखाई दिए। सेना के अफसरों ने बताया कि पकड़ा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। साथ ही सेना ने आतंकियों के उस रूट का पर्दाफाश किया जिस रास्ते ये घुसपैठ की फिराक में थे। आर्मी ने जो इन्फॉर्मेशन दी, कहा कि यहाँ से एलसी क्रॉस करनी चाहिए थी। एक बड़े ग्रुप ने जो वापस गया, लेकिन पहले जो ग्रुप यहाँ पे आया था वो तकरीबन 5 मिलिटेंटों का था। कुल मिला के जब एक पकड़ा गया तो 6 मिलिटेंट टोटल थे, उसमें से 5 मिलिटेंट मारे गए। श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ने वाली एक सुरंग का काम अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस टनल का काम देखने पहुंचे, जिसके पूरा होने के बाद श्रीनगर से सोनमर्ग तक का सफर किसी भी मौसम में तय किया जा सकेगा। जबकि अभी सर्दियों के 3 से 4 महीने के लिए ये रास्ता बर्फबारी के कारण पूरी तरह बंद रहता है, लेकिन जेड मोड़ टनल का काम पूरा होते ही ये मुसीबत खत्म हो जाएगी। जेड मोड़ टनल तैयार की जा रही है। 6.5 किलोमीटर की लंबी ये टनल है। आप देख सकते हैं कि ये टनल लगभग बनकर तैयार हो गई है। जेड मोड़ टनल के साथ जोजिला सुरंग को बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। जोजिला सुरंग के बनने से एलएसी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दोनों सुरंगों का काम देखने के लिए केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। गडकरी ने दावा किया कि काम पूरा होते ही सोनमर्ग में विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। जम्मू कश्मीर का पूरा विकास, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सब प्रकार की इकोनॉमी का विकास इसके कारण निश्चित रूप से होगा। ये दोनों सुरंग केवल आम लोगों का जीवन ही आसान नहीं करेंगी, बल्कि सेना के लिए भी ये दोनों बेहद अहम साबित होंगी। इसलिए कोशिश की जा रही है कि टनल बनाने का काम वक्त पर पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर ये दोनों सुरंग ऐसी हैं जो श्रीनगर से लद्दाख तक पहुंचने का रास्ता आसान कर देंगी। जिनमें पहली है जेड मोड़ सुरंग, जिसकी लंबाई है केवल 6.5 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ियों के बीच इस सुरंग को बनाना आसान काम नहीं था। लेकिन सुरंग बनाने का काम पूरा हो चुका है। सर्दियों में इस साल सोनमर्ग पहुंचने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे लोगों को इस बार होने वाली बर्फबारी के दौरान आने जाने का रास्ता मिलेगा, जबकि अभी तक ये सोनमर्ग और श्रीनगर पूरी तरह से एक दूसरे से कट जाते थे। वहीं दूसरी सुरंग है जोजिला सुरंग। ये सुरंग सोनमर्ग से शुरू होती है। सोनमर्ग से शुरू होकर पहुंचती है लद्दाख में भारत और चीन की सीमा तक, जिसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर। इसे निर्माण से जुड़ी हाईटेक तकनीक की भी एक मिसाल माना जा रहा है, क्योंकि समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है एशिया की सबसे लंबी सुरंग, जिसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। यह सुरंग बनने के बाद श्रीनगर से एलएसी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। हरियाणा में पहली बार तितलियों पर विशेष सर्वेक्षण किया गया। वन और वन्य जीव विभाग ने यह सर्वेक्षण रेवाड़ी जिले के 10 गांवों में किया है, जिसमें तितलियों की 60 प्रजातियों की पहचान की गई है। जिन गांवों में तितलियों पर सर्वेक्षण किया गया वो अरावली पहाड़ियों के पास के गांव हैं। देश भर से आए 60 विशेषज्ञों ने 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में तितलियों की पहचान की। सर्वेक्षण करने आए विशेषज्ञों ने बताया कि पर्यावरण प्रबंधन की रणनीति तैयार करने में यह सर्वेक्षण कारगर साबित होगा और अरावली की पहाड़ियों का क्षेत्र जैव विविधता के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि हरियाणा में अपनी तरह का ये पहला तितली सर्वेक्षण था। उत्तरी सीरिया के अलेपो में हुए एक मोटरसाइकिल बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जिस इलाके में यह धमाका हुआ वहां पर 2016 से विद्रोहियों का कब्जा है और तब से अब तक वहां पर ऐसे कई बम धमाके हो चुके हैं। इस बार का धमाका भी काफी जोरदार था, जिसने अलेपो शहर में तबाही मचा दी। इस धमाके के बाद वहां लगी आग से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। घटना वाली जगह से आई एक तस्वीर में कुछ लोग जान बचाने के लिए इन लपटों को पार कर भागते दिखे। इस घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई और इलाके के लोगों की मदद से आग को बुझाने में जुट गई। कुछ लोग तो कंबल को गीला कर आग के ऊपर रखते हुए दिखाई दिए, जबकि दमकल विभाग के लोगों ने उन लपटों पर चारों तरफ से पानी की बौछार की। जिस मोटरसाइकिल में बम छुपाया गया था, धमाके के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद सड़क और आसपास बिखरे मलबे के ढेर को हटाने का काम तेज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शामली नगर पालिका परिषद की जमीन से अतिक्रमण हटवाने पहुंचे एसडीएम देवेंद्र सिंह को कुछ दबंगों ने घेर लिया। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोग उस जमीन को अपना बताने लगे, जिस पर एसडीएम ने उनसे जमीन से जुड़े कागज मांगे।
बस यही बात उन लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने एसडीएम पर हमले की कोशिश की। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि एसडीएम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ दबंगों ने घेर लिया। इस बीच देवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में बैठ गए, जिसके बाद भी वो दबंग नहीं माने और उन्होंने एसडीएम की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। एक शख्स तो एसडीएम की गाड़ी के सामने आ गया और चलती गाड़ी को इस कदर पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करने लगा जैसे उसमें 100 लोगों के बराबर ताकत हो। इस बवाल के बीच एसडीएम के ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ाई और वहां से उन्हें ले गया। और उनके पास कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी आधार नहीं है जिससे कि वो ये सिद्ध कर सके कि उनकी ये भूमि है। बताया गया इस हंगामे के बाद एसडीएम देवेंद्र सिंह ने 15 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। गुजरात के सूरत में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई, सड़कें समंदर बन गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि बारिश होने के बाद उकाई बांध के 15 दरवाजे खोल दिए गए, जिसके बाद बांध का पानी शहर में घुस गया। सड़कों पर कई फीट पानी नजर आया। यही नहीं, कई दुकानों में तो पानी भर भी गया और लोगों को सड़कों पर बह रहे पानी के बीच से ही निकलना पड़ा। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हुए नजर आए। रूस और उसके साथी देशों के युद्ध अभ्यास के बाद अमेरिका ने खास तरह का सैन्य अभ्यास किया। नॉर्थ कैरोलिना में हुए इस अभ्यास में सैनिकों ने हवाई हमले से निपटने की तैयारियां पर की, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। इन तस्वीरों में अमेरिकी सैनिक ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागते नजर आए। अभ्यास के लिए दो जवानों की एक टीम बनाई गई जो कंधे पर रखकर लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों से निशाना साधते दिखे। इस दौरान आसमान में मौजूद दुश्मन के हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को मार गिराने की तैयारियां परखी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक स्टिंगर मिसाइल हवा में मौजूद टारगेट को तबाह करती दिखी। कंधे से दागी जा सकने वाली इन मिसाइलों का निशाना काफी सटीक माना जाता है, साथ ही इनको इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने रायपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने एयरपोर्ट पर मीडिया को धमकी दे डाली। अब तो ये है कि सब लोग साथ दो, अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। मध्य प्रदेश के बैतूल से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आत्महत्या करने के इरादे से एक महिला ट्रेन के आगे पहुंच गई, जिसे ऑटो ड्राइवर ने बचा लिया। बताया गया कि वो बंद रेलवे फाटक के दूसरी तरफ खड़े होकर काफी देर से रो रही थी, जिस पर कुछ ही दूरी पर खड़े मोहसिन शाह नाम के इस ऑटो ड्राइवर की नजर पड़ी, जिसने ट्रेन के आगे जाकर खड़ी हुई इस महिला की जान बचा ली। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि यह महिला ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनते ही उसी रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ी हो गई जिससे ट्रेन को गुजरना था। लेकिन ऑटो ड्राइवर ने फुर्ती दिखाई और उसे बचा लिया, लेकिन वो लगातार उसकी इस कोशिश का विरोध करती दिखी। इससे पहले वो बार बार उसके फोन पर आ रहे कॉल को काटती नजर आई। 20 कदम पे ट्रेन थी, मैं गया दौड़ते हुए, मैंने उनका हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ झटका उनने, फिर मैंने दूसरे हाथ से उनको पकड़ा और खींचकर फिर इधर लाया। बाद में अपनी जान पर खेलकर उस महिला को बचाने के लिए कलेक्टर ने मोहसिन शाह को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रिलायंस फाउंडेशन ने ऐसी 10 संस्थाओं के नामों का ऐलान किया है जहां वुमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया नाम के अभियान के तहत करीब 11 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। जिस अभियान के तहत ये मदद दी जा रही है वो रिलायंस फाउंडेशन और एक अमेरिकी संस्था का साझा कार्यक्रम है। अमेरिकी संस्था का नाम है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। पिछले साल अगस्त में वुमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। 1 साल तक चले इस अभियान के तहत 10 संगठन चुने गए। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के मुताबिक इस अभियान का मकसद महिलाओं और पुरुषों के बीच के फासले को कम करना है और इन 10 संस्थाओं के जरिए देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच डिजिटल डिवाइड को खत्म करने का सबसे बड़ा मकसद है। गलवान में भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद भी चीन की सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। खबर है कि इस बार उसने उत्तराखंड में घुसपैठ की। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि ये घुसपैठ पिछले महीने की 30 तारीख को उत्तराखंड के बाराहोती में हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस घुसपैठ में 100 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे। इतना ही नहीं, खबर है कि चीन ने बाराहोती के पास अपने सैनिकों की संख्या और आधुनिक सर्वेलेंस उपकरणों की तैनाती भी बढ़ाई है ताकि भारतीय सेना की होने वाली हर हलचल पर नजर रखी जा सके। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई।
अगले महीने बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान चलाएगी। बीजेपी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान चलाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यूपी के प्रयागराज में इस अभियान में शामिल होंगे। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक बैठक हुई। इस बैठक में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा और ट्रेनिंग देने पर जोर दिया गया। भारत सरकार के अंतर्गत पूरे देश भर में कोचेज उपलब्ध कराने का, खेलों को बढ़ाने का काम किया है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन इस जीत के बावजूद उसने टूर्नामेंट में राजस्थान के लिए आगे की राह मुश्किल कर दी। जोधा अकबर पर दिए बयान पर हंगामे के बाद मध्य प्रदेश की हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने माफी मांगी। खेत पहुंचाना मेरा काम नहीं है, आप मुझे माफ करें, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी नेता के इस विवादास्पद बयान पर उन्हें घेरने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। खुद को हिंदू समाज का रक्षक बताते हैं, लेकिन उनकी हरकतें जो हैं वो कहीं न कहीं हिंदू समाज का अपमान करने वाली है। 2 दिन पहले रामेश्वर शर्मा ने सागर में एक कार्यक्रम के दौरान जोधा के अकबर से शादी करने पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ऑटो बिना ड्राइवर के ही दौड़ने लगा। बताया गया कि ऑटो संतुलन बिगड़ने की वजह से सड़क पर ही पलट गया, जिसके बाद ड्राइवर उसे दूसरे लोगों के साथ उठाकर सीधा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऑटो का इंजन स्टार्ट था और दोबारा सीधा खड़ा होते ही वो अपने आप आगे बढ़ने लगा। ऑटो को दौड़ता देख ड्राइवर भी उसके पीछे भागा, लेकिन ऑटो की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर उस तक पहुंच ही नहीं पाया। वो ऑटो बिना ड्राइवर के ही काफी दूर तक दौड़ता चला गया। हालांकि बाद में वो सड़क किनारे खड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराकर रुक गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। पंजाब के जलंधर में एक दिन पहले किसान संगठनों से जुड़े कुछ लोगों पर प्रदर्शन के दौरान सेना का एक काफिला रोकने का आरोप लगा, जबकि कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए भारत बंद के दौरान सेना की गाड़ियों और एम्बुलेंस को नहीं रोकने का ऐलान इन संगठनों ने किया था। मगर जलंधर से जो वीडियो सामने आया उसमें ये लोग एक ट्रैक्टर को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर प्रदर्शन करते नजर आए, जिसकी वजह से सेना के काफिले में शामिल गाड़ियों को वहां रोकना पड़ा। ये देख सेना के एक अफसर ने इन लोगों से बात की और गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता छोड़ने की अपील उनसे की। एक्सरसाइज है, फौज की आधी गाड़ियां चली गई हैं, आधी गाड़ियां आप लोगों ने रोक रखी है। काफी देर बातचीत के बाद वो लोग माने और उन्होंने सेना की बाकी गाड़ियों को भी वहां से जाने दिया। इससे पहले जब ये काफिला जलंधर के पीएपी चौक पहुंचा तो इसमें शामिल कुछ गाड़ियां बगैर किसी रोक टोक के वहां से निकल गईं, लेकिन अचानक इन प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियों को रोक दिया था। उत्तराखंड के रामनगर में टेढ़ा और उसके आसपास हुई बारिश से टेढ़ा का बरसाती नाला उफान पर आ गया है, जिसमें एक बाइक में सवार 2 लोग बाइक समेत बह गए। दरअसल टेढ़ा गांव के पास नाले पर बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज था, जिस वजह से वहां से गुजर रही बाइक इसकी चपेट में आ गई। हालांकि कुछ दूर जाकर इन लोगों को संभालने का मौका मिला, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की मदद से इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। यूपी के एक आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के घर धार्मिक बैठक का वायरल वीडियो सामने आने के बाद योगी सरकार ने मामले की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। बताया गया कि यह वीडियो उस समय का है जब वो कानपुर के कमिश्नर थे और आरोप है कि उसी दौरान उन्होंने कुछ मौलानाओं को अपने सरकारी बंगले पर बुलाया था, जिसमें शामिल एक मौलाना पंजाब के किसी शख्स का हवाला देकर उसके इस्लाम कबूल करने के पीछे की कहानी सुनाते हुए वीडियो में दिखाई दिए। जिस वक्त मौलाना ने ये बात कही उस दौरान आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन समेत कुछ और लोग वहां मौजूद थे। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज कर दिया तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो इसी वीडियो के अगले हिस्से में कुर्सी पर बैठे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भी इस्लाम की बातें करते हुए नजर आए। उनकी इन बातों को जमीन पर बैठे लोग भी बड़े गौर से सुनते हुए वीडियो में दिखाई दिए। न्यूज़ 18 की टीम जब इस वीडियो के बारे में बात करने लखनऊ में आईएएस अधिकारी के घर पहुंची तो उनकी बहन ने बात करने से इनकार कर दिया। इस वक्त अपने दफ्तर में भी नहीं है, अपने घर में भी नहीं है। बताया जा रहा है कि उनकी केवल एक बहन है, जैसे कि गार्ड से हमारी बातचीत हुई। खबर है कि कानपुर कमिश्नर रहने के दौरान इस तरह की बैठकें उनके घर पर आम थी।
और आरोप है कि जिनमें शामिल लोग धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली बातें करते थे। लिहाजा इस वायरल वीडियो के सामने आते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी, जिसके अध्यक्ष सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा होंगे, जिन्हें 7 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। आरोपों में घिरे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इस समय यूपी परिवहन निगम के चेयरमैन हैं। सरकार जांच कर रही है, जो दोष होगा उसके हिसाब से जो कार्रवाई होगी करेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों पर एक शख्स ने अंडा फेंक दिया। यह हमला तब हुआ जब वो लियोन शहर में इंटरनेशनल फूड ट्रेड फेयर में पहुंचे हुए थे। वहां वो चारों तरफ से भीड़ से घिरे हुए थे और लोगों से मिल रहे थे। तभी साइड से अंडा आया और वो इमानुएल मैक्रों के कंधे पर जाकर लगा। अंडा बिना फूटे उनके कंधे से लगकर नीचे गिर गया। कार्यक्रम के बीच में अचानक ये हुआ क्या, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। इमानुएल मैक्रों भी सकपका गए। उनके सुरक्षा कर्मी तो तुरंत चौकन्ने हो गए। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घेरा बना लिया और उसी वक्त हमलावर को पकड़ लिया गया। लेकिन उसने इमानुएल मैक्रों पर अंडा क्यों फेंका, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति पर इस तरह सरेआम हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी जून में ही उन्हें एक आदमी ने गाल पर थप्पड़ मार दिया था। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर 10 दिन पहले फटे ज्वालामुखी का तांडव जारी है। ज्वालामुखी का लावा वहां अब तक 500 से ज्यादा इमारतों को निगल चुका है और लावे से बचने के लिए 6000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन इस तबाही के बाद भी विशेषज्ञों का कहना है कि ज्वालामुखी अभी शांत नहीं होने वाला, बल्कि उससे लावा निकलने का सिलसिला 3 महीने तक जारी रह सकता है। मतलब उबलते लावे की आंच फिलहाल स्पेन के इस टापू पर बसे लोगों की जिंदगी झुलसाती रहेगी। लापाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी ने तो लोगों को बर्बाद करने की ऐसी कसम खाई है कि रात में भी चैन नहीं लिया। जब पूरा द्वीप सो रहा था तब भी ज्वालामुखी आग उगलता रहा, उससे खौलते लावे की नदी बहती दिखी। रात के घुप अंधेरे में सब कुछ स्याह था। तब मीलों दूर से सिर्फ और सिर्फ सुर्ख लावे की नदी ही नजर आई। लेकिन ये तो ज्वालामुखी के विकराल रूप की सिर्फ एक तस्वीर थी। इसी बीच इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि लावे के छींटे अंगारे बनकर कई फीट दूर तक गिरते दिखे। ऐसे अंगारे जो हर चीज भस्म कर दें। अगली सुबह हो गई, लेकिन ज्वालामुखी तो जैसे सूरज की तपिश से मुकाबला करने पर आमादा दिखा। 1000 डिग्री सेल्सियस से भी गर्म लावे की गर्मी में पिघली चट्टानों के टुकड़े इतना उत्पात मचाते नजर आए कि वहां मौजूद हर चीज राख में बदल गई। हाल यह है कि लापाल्मा द्वीप पर 230 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन लावे के ढेर में समा चुकी है, जिसमें 18 किलोमीटर से भी लंबी सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। दुनिया में कई ऐसी कुदरती चीजें हैं जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। खाड़ी देश यमन में ओमान की सीमा के पास मौजूद एक ऐसा ही सैकड़ों फीट गहरा और बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे नर्क का कुआं कहा जाता है। अब तक ये सवाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि सैकड़ों फीट गहरे कुएं में आखिर क्या है। इस राज से पर्दा उठाने के लिए ओमानी खोजकर्ताओं का एक समूह इस कुएं में उतरा और जो कुछ उन्होंने देखा उसे जानकर दुनिया हैरान रह गई। खाड़ी देश यमन के अलमेहरा में रेगिस्तान के बीच अकेला सुनसान पड़ा बारहौत का कुआं, वही सैकड़ों साल पुराना गहरा गड्ढा जिसे वहां के लोग नर्क के कुएं के नाम से जानते हैं। इसकी मनहूसियत के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कहते हैं अब तक इसके अंदर कोई नहीं जा पाया था। कोई इसे जिन्नों और शैतानों की जेल तो कोई पाताल का रास्ता कहता है। अफवाहें तो यहां तक हैं कि इसका अंधकार पास जाने वालों को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन सच की खोज में वैज्ञानिकों ने कुएं में उतरने का फैसला किया। वैज्ञानिकों का एक समूह कुएं में उतरा तो अंदर का नजारा उम्मीद से उलट था। 98 फीट चौड़े मुंह और 367 फीट गहरे कुएं में उतरने के बाद वहां हैरान कर देने वाली चीजें थी। वहां एक अजीब सी गंध मौजूद थी और रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद होने के बावजूद इस गड्ढे में झरने बह रहे थे। खोजकर्ताओं को वहां कई तरह के सांप, मारे गए जानवरों के अवशेष और पत्थरों के ऐसे मोती मिले जो पानी के लगातार गिरने से बनते हैं।
यमन के बरहौत के कुएं में खोजकर्ताओं को अफवाहों के मुताबिक ना तो कोई जिन या शैतान मिला और ना ही कोई डराने वाली चीजें मिली। दावा किया गया कि घोर अंधेरे और 367 फीट गहरे कुएं की तलहटी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वैज्ञानिक इस कुएं की उम्र का अंदाजा नहीं लगा सके। ये जरूर कहा गया कि ये कुआं लाखों साल पुराना जरूर हो सकता है। बरहौत का ये कुआं दरअसल एक सिंक होल है जो दुनिया के कई देशों में पहले भी देखे जा चुके हैं। इतने गहरे और पुराने सिंक होल का निर्माण आखिर कब और कैसे हुआ, ये सवाल अभी भी बरकरार है। खोजकर्ताओं को इस गहरे गड्ढे में हरियाली दिखी और खास तरह की कुछ वनस्पतियां मिली। साथ ही गड्ढे में कुछ पक्षी भी उड़ते नजर आए। वैज्ञानिकों का मानना है कि बरहौत का कुआं एक सिंक होल है। सिंक होल एक चूना प्रधान भूदृश्य का क्षेत्र है। जब भी कभी चूना प्रधान क्षेत्र में वायुमंडल से आने वाली वर्षा की बूंदें जब कार्बन को लेकर के आती हैं तो नीचे जो कैल्शियम है वो बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसके वजह से उससे घुलन की प्रक्रिया बड़ी आसान हो जाती है। ऊपर से जब वर्षा का जल लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास जिस क्षेत्र में होता है और चूना प्रधान क्षेत्र होता है, वहाँ बड़े पैमाने पर घोलरंध्र सिंक होल पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ड्रोन कैमरों से पहले भी इसके अंदर झांकने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके अंदर अंधेरा इतना गहरा है कि कैमरे भी कुछ तस्वीरें नहीं ले पाए थे। यमन के सिंक होल का राज सामने आने के बाद इसे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।